नमस्कार दोस्तों, आज हम 12th क्लास के इस टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझेंगे। तो दोस्तों, बिजनेस की दुनिया में ना एक ही खेल सबसे बड़ा है और वो है पैसे का खेल। हर कंपनी, हर एंटरप्रेन्योर इस खेल का सिकंदर बनना चाहता है, पर जीतने के लिए इसके नियम तो समझने ही पड़ेंगे ना। ये जो नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये है $12 बिलियन। इतना पैसा कि सोचना भी मुश्किल है। कई छोटे देशों की तो पूरी इकोनॉमी इससे चल सकती है। लेकिन एक बिजनेस डील में इतने पैसे का क्या काम, चलिए पता लगाते हैं। ये कहानी है साल 2007 की, एक ऐसी डील जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, जब हमारे टाटा स्टील ने यूरोप की एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी कोरस को खरीद लिया। पता है, ये उस वक्त तक किसी भी इंडियन कंपनी की सबसे बड़ी विदेशी डील थी और इसके लिए $8 बिलियन से भी ज्यादा का कर्ज यानी लोन लिया गया था। सोचें, कितना बड़ा फैसला। अब आपके जहन में भी यही सवाल आ रहा होगा, है ना, कि आखिर कोई कंपनी इतना बड़ा रिस्क, इतना सारा पैसा, इतना बड़ा फैसला आखिर लेती कैसे है? इसके पीछे का साइंस क्या है? तो चलिए आज हम इसी साइंस को, इसी पूरे सिस्टम को डिकोड करते हैं। तो आज हम क्या क्या समझेंगे? सबसे पहले उस $1 बिलियन डील की कहानी, फिर बिजनेस का फाइनेंशियल सिस्टम काम कैसे करता है, उसके बाद वो 3 बड़े फैसले जो हर कंपनी की किस्मत तय करते हैं, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग में क्या फर्क है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इन सब चीजों का आखिरी मकसद यानी द अल्टीमेट गोल क्या है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से और वापस चलते हैं उस मेगा डील की तरफ। टाटा स्टील की वो कहानी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। तो देखिए, हुआ ये साल 2007। टाटा स्टील का सपना था दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनीज में से एक बनना, और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया। $8 बिलियन से ज्यादा का कर्ज उठाया। ये कोई मामूली फैसला नहीं था, इसका सीधा असर पड़ने वाला था कंपनी के मालिक यानी शेयर होल्डर्स पर, वहां काम करने वाले लोगों पर और खुद कंपनी के फ्यूचर पर। लेकिन ऐसी मेगा डील्स करने के लिए कंपनी का फाइनेंशियल सिस्टम, उसकी नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम है क्या? सोच लीजिए, ये किसी भी कंपनी का इंजन रूम है। इस सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले जानते हैं बिजनेस फाइनेंस को। बिल्कुल आसान भाषा में, ये वो पैसा है, वो फ्यूल है जिसके बिना बिजनेस की गाड़ी 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकती। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? ये है दिमाग। ये उस फ्यूल का, उस पैसे का सही इस्तेमाल और सही जुगाड़ है। मतलब पैसा कहाँ से लाना है, कितना लाना है और फिर उसे कहाँ लगाना है ताकि कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा हो। पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोस्तों बस 3 बड़े सवालों के इर्द गिर्द ही घूमता है। ये वो 3 बड़े फैसले हैं जो हर फाइनेंशियल मैनेजर को लेने पड़ते हैं। तो ये हैं वो 3 कोर डिसीजंस। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सिंपल भाषा में, पैसा लगाएं कहाँ, क्या नई फैक्ट्री खरीदें या रिसर्च पर खर्च करें। नंबर 2, फाइनेंसिंग डिसीजन। चलो ये तो तय है कि पैसा लगाना है, पर लाएं कहाँ से, बैंक से लोन लें या पब्लिक से पैसा उठाएं। और नंबर 3, डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, प्रॉफिट तो कमा लिया, अब इसका करें क्या, मालिक को बांट दें या बिजनेस को और बड़ा करने के लिए वापस लगा दें। चलिए अब इन 3 में से 2 सबसे अहम डिसीजंस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इन्वेस्टमेंट यानी पैसा लगाना, और फाइनेंसिंग यानी पैसा उठाना। देखिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब है कि कंपनी अपने पास मौजूद पैसों को अलग अलग चीजों यानी एसेट्स में कैसे लगाती है, और फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब है कि कंपनी वो पैसा अलग अलग जगहों से यानी सोर्सेज से कैसे इकट्ठा करती है। एक है पैसे को काम पे लगाना, दूसरा है काम के लिए पैसा लाना। तो जब पैसा उठाने की बात आती है ना, मतलब फाइनेंसिंग की, तो कंपनी के पास मोटे तौर पर 2 रास्ते होते हैं। एक है डेट यानी उधार का पैसा, बैंक से लोन ले लिया। ये सस्ता पड़ता है पर बहुत रिस्की है। क्यों? क्योंकि आपको ब्याज, इंटरेस्ट हर हाल में चुकाना पड़ेगा, चाहे फायदा हो या नुकसान। दूसरा रास्ता है इक्विटी यानी मालिक का पैसा, शेयर होल्डर्स का पैसा। ये कंपनी के लिए कम रिस्की है पर थोड़ा महंगा पड़ता है, और ये जो डेट लेने से रिस्क पैदा होता है ना, उसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क। तो डेट सस्ता होकर भी इतना फायदेमंद कैसे हो सकता है? जरा इस टेबल पर नजर डालिए। यहाँ ईबिज मतलब है कंपनी की टोटल कमाई, इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले, जो तीनों हालत में 4 लाख है। अब देखिए, जब कंपनी पर कोई कर्ज नहीं तो ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर, जो हर मालिक को 1 शेयर पर मिलता है, वो है 0.93। लेकिन जैसे ही कंपनी कर्ज लेती है, ब्याज देने के बाद भी शेयर होल्डर्स की कमाई यानी ईपीएस बढ़कर 1.40 हो जाती है। इसी जादू को कहते हैं फाइनेंशियल लेवरेज, सस्ते उधार का फायदा उठाकर मालिक की कमाई को बढ़ाना। और हमारा तीसरा बड़ा फैसला था डिविडेंड का। ये वो हिस्सा है प्रॉफिट का जो शेयर होल्डर्स को कैश में दिया जाता है। अब यहाँ सवाल ये है, कितना पैसा बांटे और कितना पैसा कंपनी में ही वापस लगा दे ताकि फ्यूचर में और बढ़े। ये फैसला कंपनी की कमाई, आगे बढ़ने के मौकों और उसके पास कितना कैश है, ऐसी कई बातों पर निर्भर करता है। ओके, तो हमने देखा कि कितने सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ से लाना है, प्रॉफिट का क्या करना है, इतना सब कुछ। पर आखिर क्यों? इन सब का द अल्टीमेट गोल क्या है? एक बात हमेशा याद रखिएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, वो है शेयर होल्डर्स की वेल्थ यानी उनकी दौलत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। और ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कंपनी के शेयर्स की मार्केट प्राइस को बढ़ाना। जब शेयर का दाम बढ़ेगा तो जिसने शेयर खरीदा है उसकी दौलत अपने आप बढ़ जाएगी। सिंपल। तो ये पूरा खेल चलता कैसे है, आइए देखते हैं। जब कंपनी सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेती है, प्रॉफिट बढ़ता है। जब प्रॉफिट बढ़ता है तो या तो कंपनी डिविडेंड देती है या उसके शेयर की कीमत बढ़ जाती है। दोनों ही सूरतों में शेयर होल्डर की दौलत, उसकी वेल्थ बढ़ जाती है। यही पूरा साइकिल है। तो अब ये सब जानने के बाद एक सवाल सीधा आपसे। मान लीजिए आप किसी कंपनी के सीईओ हैं और आपको कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? वो डेट जो सस्ता है पर रिस्की है, या फिर सेफ इक्विटी जो थोड़ी महंगी है? जरा सोचिए इसके बारे में।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ किताबों या कंपनीज के लिए नहीं है। जब हम इसकी समझ रखते हैं तो हम बेहतर इन्वेस्टर बनते हैं, और जब देश का हर नागरिक फाइनेंशियली स्मार्ट बनता है तो देश आगे बढ़ता है। क्योंकि याद रखिएगा, सोच बदलेगी तो देश बदलेगा। ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब।